और सबसे पहले बात करेंगे वीएचपी की बैठक की। तो हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिन की बैठक हुई, जिसमें साफ तौर पर राम मंदिर को लेकर जल्द से जल्द मार्ग प्रशस्त करने पर सहमति बनी है। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई और राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव आज दूसरे दिन पास हुआ, जिसमें कहा गया कि अगर अदालत के फैसले में देरी होती है तो अध्यादेश का रास्ता लाया जाए। और साथ में कहा कि कुछ कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते कि राम मंदिर बने। वहीं वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि ये मुद्दा बीजेपी के संकल्प पत्र में है और जो भी बाधाएं, जो भी मुश्किलें राम मंदिर निर्माण के मार्ग में आ रही हैं, सरकार को चाहिए कि उन्हें दूर करे और सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए। वहीं जबलपुर के स्वामी श्याम देवाचार्य ने कहा कि कांग्रेस के नेता कुछ नहीं चाहते कि राम मंदिर बने और इस पर सरकार तेजी से काम करे। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार यहाँ पर कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है और कोर्ट अगर मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं देता है तो ऐसे में अध्यादेश लाकर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। परिषद की हरिद्वार में 2 दिन की बैठक के बाद मेरे साथ कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं। सर, मेन मुद्दा राम मंदिर पे हमने इस बात को अच्छा माना कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ये मंदिर बनाने का वायदा, इसकी बाधाएं दूर करने का वायदा है। हमने इसको भी याद किया है कि पालमपुर में 89 से उन्होंने इस विषय का प्रस्ताव किया है। आडवाणी जी की रथ यात्रा और अटल जी की गिरफ्तारी का भी याद किया है और हमने अपेक्षा की है कि सरकार इन बाधाओं को जल्दी पूरा करेगी, दूर करेगी। कि हमने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है, 70 साल हो गए प्रतीक्षा करते हुए कि मुकदमों का फैसला होगा, लंबा समय होता है, अब वो जल्दी निर्णय करें। इस पीढ़ी को हिंदू राम मंदिर बनता हुआ दिखेगा। हमारी आपकी पीढ़ी को न केवल बनता हुआ दिखेगा बल्कि बनाने के लिए कार सेवा का भी निमंत्रण करेंगे। तो अब विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह आश्वस्त है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आए, राम मंदिर अयोध्या में बनेगा और उसके लिए सभी संगठन एकजुट होकर आगे बढ़े। कर्नल भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 हरिद्वार। वहीं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि बाबर कभी अयोध्या नहीं आया और बाबरी मस्जिद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आरएसएस में राम को भगवान नहीं माना जाता है और ये मंदिर बनाने वाले नहीं, स्मारक बनाने वाले हैं। स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए कोई प्रधानमंत्री मंदिर नहीं बना सकता। प्रधानमंत्री खुद संविधान को धर्म मानते हैं, इसलिए वो इसका उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला देगा और उनको मुस्लिम भाइयों से कोई बैर नहीं है, पर मुस्लिमों को बकरीद पर कुर्बानी बंद करनी चाहिए। हम लोगों का ये कहना है कि वहां पर कभी बाबर नहीं आया और न वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी। हुमायूं भी उसकी चर्चा नहीं करता है। अकबर के ज़माने में आईन अकबरी में भी उसकी कोई चर्चा नहीं है। यहाँ तक कि तुलसीदास जी भी नहीं कहते हैं कि वहाँ कोई मस्जिद थी। तो ऐसी स्थिति में ये जो एक भ्रांति पैदा कर दी गई थी औरंगजेब के ज़माने से, हम लोग नहीं मानते कि वहाँ पर मस्जिद थी। विश्व हिंदू परिषद जो है ये आरएसएस से संबंधित है। इनका जो आधार है वो आरएसएस है। चलिए और अब बात करेंगे नैनीताल हाईकोर्ट के शिफ्टिंग को लेकर मचे बवाल की। तो नैनीताल से हाईकोर्ट को किसी और जगह स्थानांतरित करने पर हाईकोर्ट ने सुझाव मांगे थे। अब इसका खुलकर विरोध हो रहा है। आज हाईकोर्ट के वकीलों की आम सभा में इसका विरोध किया गया। नैनीताल से हाईकोर्ट को कहीं और स्थानांतरित नहीं होने देने की बात कही। वकीलों का कहना है कि अगर हाईकोर्ट को हटाना ही है तो गैरसैंण, पौड़ी या फिर उत्तरकाशी में हाईकोर्ट बनाया जाए। सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट को कुछ लोग अपनी निजी फायदे के लिए नैनीताल से ले जाना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी के पास रानीबाग में शिफ्ट करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। कहीं जिन लोगों ने इसमें एप्लीकेशन दी वो हिडन एजेंडा के तहत है और यहाँ पे जो जज साहिबान हैं और दूसरे लोग हैं उनको शायद सूट नहीं कर रहा है नैनीताल। इस वजह से वो अपनी गर्मी के अपनी आराम के लिए शायद यहाँ से नैनीताल से शिफ्ट करने की बात करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे न्याय मंत्री, विधि मंत्री वो जनता से वो मांगे समझ में आती है, लेकिन चीफ जस्टिस पब्लिक से ओपिनियन मांगे तो इट्स लाइक ऑफ यूजिंग देयर ओन ऑफिस लाइक ए पॉलिटिकल ऑफिस। अपने ऑफिस का उपयोग वो एक राजनीतिक ऑफिस की तरह से कर रहे हैं कि पब्लिक के बीच में जा रहे हैं।
तो सीधे तौर पर जजिस पर आरोप लगा रहे हैं वकील के अपने निजी फायदे के लिए नैनीताल से हाई कोर्ट को रानीबाग में शिफ्ट करने की बात हो रही है। और बड़ी खबर एक और देहरादून से है, जहां फाइनेंस कंट्रोलर ने जो परिवहन निगम के कर्मचारी हैं उनको अब तक महंगाई भत्ता नहीं देने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है और निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाए। तो देहरादून काठ गोदाम टनकपुर डिपो के प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है निर्देश में कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनका नकद में भुगतान हो और 3% बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता इनको दिया जाए। जेपी नड्डा के बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ ही अब राज्य में भी कार्यकारी अध्यक्ष की कवायद शुरू हो गई है। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट लोकसभा से अब सांसद हैं, तो ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष को अब नया नियुक्त करना है। तो बीजेपी में बहुत सारे दावेदार हैं जो इस पद के लिए सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान महीने भर के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए पार्टी महामंत्री नरेश बंसल भी उनमें से एक हैं और दूसरे दावेदार माने जा रहे हैं खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी, 2 बार के विधायक धामी इससे पहले 2 बार पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं तीसरे और सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं केएमवीएन यानी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष केदार जोशी को जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से अजय भट्ट के बाद एक बेहतर कैंडिडेट माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सेंट्रल लीडरशिप इस बारे में जो भी फैसला लेगी उसे माना जाएगा। ये मामला राष्ट्रीय स्तर का है। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे तो इस पर प्रदेश विचार कर सकता है, किंतु अभी तक कोई इस प्रकार का विचार नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के काम है, माननीय अजय भट्ट जी जो हमारे माननीय सांसद भी हैं उसको बखूबी निभा रहे हैं, उसको करते आ रहे हैं। यदि जरूरत पड़ेगी तो इस पर बाद में सोचा जाएगा। और कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी का एक बड़े मामला सामने आया है। पर्यटक इन फर्जी वेबसाइट को कॉर्बेट की ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक वेबसाइट समझकर इनमें परमिट के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन यहां उनके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है और पर्यटक इस जाल में फंस जाते हैं। इन सब से पर्यटकों को बचाने के लिए अब कॉर्बेट प्रशासन ने इन वेबसाइट्स को नोटिस जारी किए हैं, जिनमें इन वेबसाइट को तुरंत बंद करने के लिए कहा गया है। तो कुल ऐसी 15 वेबसाइट हैं जो फर्जी तरीके से चलाई जा रही हैं, जो सरकारी नहीं है लेकिन उनको सरकारी की तरह ही प्रचारित किया जा रहा है। कॉर्बेट प्रशासन के संज्ञान में मामला आया है, तो अब ऐसे में वेबसाइट को लेकर कार्रवाई की गई है। तो कुल 15 वेबसाइट हैं जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। और किसी भी तरीके से कर रहा है तो ये एक जो है गैर कानूनी एक्शन है और इसके लिए जो हमने सारी वेबसाइटों को सर्च कराया। अभी तक हमको करीब 14-15 वेबसाइटें मिली हैं। वो कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम, लोगो वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं और वो ये दावा कर रही हैं कि वो सारी सुविधाएं वो ऑफर करेंगी जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऑफिशियल वेबसाइट पे दी जाती है। जैसे कि वो क्लेम कर रही हैं कि वो कॉर्बेट के अंदर के जो गेस्ट हाउसेज हैं उनमें बुकिंग कराएंगी, सफारी का इंतजाम कराएंगी। राजाजी टाइगर रिजर्व और लैंसडाउन वन प्रभाग की सीमा से होकर जाने वाला लालढांग चिल्लरखार मार्ग को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी भी नहीं थमा है। इस मार्ग के सुधारीकरण पर एनटीसीए ने अब आपत्ति जताई थी, लेकिन वन विभाग ने इन आपत्तियों को यह कहकर खारिज कर दिया था कि इसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, न ही इससे पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान हो रहा है। लेकिन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। एनटीसीए ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर कहा है कि फॉरेस्ट अफसर पूरी तरह से गलत जवाब दे रहे हैं, उसके कोई तर्क नहीं है। दूसरी ओर जो अधिकारी वन विभाग के वो भी अपने स्टैंड पर कायम है। उनका ये व्यू बना है कि जो एनटीसीए कह रहा है कि अंडर सेक्शन 38 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के उसमें वो बता रहा है कि साहब ये इसमें देखा जाना चाहिए, उसका परीक्षण पूरा किया गया। और इसमें एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारे पे किसी प्रकार का कोई दबाव वाली बात नहीं। सड़क भले ही विकास की पहली सीढ़ी हो, लेकिन पिथौरागढ़ में चीन की सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के लिए जरूरी सामान पहुंचाने वालों के लिए सड़क किसी अभिशाप से कम नहीं है। और स्थिति यह है कि यहां जैसे जैसे सड़क चीन सीमा के करीब पहुंच रही है, उसी हिसाब से लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। कैसे, हमारी रिपोर्ट में देखिए। चंद्र सिंह और कलावती दशकों से चीन सीमा पर सुरक्षा बलों के लिए जरूरी सामान पहुंचाकर अपना परिवार पाल रहे हैं। इनके पूर्वज भी यही किया करते थे। इस परिवार की तरह बॉर्डर में दर्जनों ऐसे परिवार हैं जिनके रोजगार का यही बस जरिया है, लेकिन अब इन्हें अपनी रोजी रोटी पर संकट नजर आ रहा है। चीन सीमा पर बीआरओ ने नजंग तक सड़क काट दी है। बीआरओ का टारगेट 2020 तक गुंजी को सड़क से जोड़ना है। अगर बीआरओ अपने लक्ष्य को समय से साधने में सफल रहा तो तय है इस परिवार की तरह कईयों का रोजगार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
चावल दाल और ये दूध ये आर्मी वालों का सामान, गांव का खाद्यान्न का सामान ऐसा ही ढोलते हैं हम। अब ये भी रोज नजदीक पहुंच गई, रेट भी कुछ नहीं, 1000 रुपया मिलता है हमको, क्या होता है इससे। नजंग से गुंजी तक पैदल रास्तों से ही भेड़ और बकरी में लाद कर सामान पहुंचाया जाता है, जिसकी एवज में इस काम को करने वालों को प्रति कुंटल 1200 रुपए मिलते हैं। एक दौर था जब तवाघाट से गुंजी तक भेड़ बकरियों के जरिए सामान पहुंचाया जाता था, लेकिन अब ये दूरी घटकर नजंग तक जा पहुंची है। ऐसे में इस धंधे से जुड़े लोगों को लगातार घाटा हो रहा है और पीढ़ियों से इसी काम को करने वाले ये लोग आज उम्र के ऐसे पड़ाव में जा पहुंचे हैं जहां नए कारोबार की तलाश भी आसान नहीं है। जैसे रोड पहुंचा तो धंधा खत्म होगी, नहीं रहा। बच्चे अब पढ़ने वाले हैं आगे हो गए। अब या तो हम तो चलो बुजुर्ग लोग हैं, हमको तो मिलना, लेकिन पढ़ लिख के थोड़ा बच्चों को मिलना चाहिए, कोई रोटी रोजी कहीं भी हो। सड़क बनने से सामान पहुंचाने वाले ही नहीं बल्कि अन्य रोजगार में भी संकट गहरा गया है। इस साल मानसरोवर यात्रियों के 2 पैदल पड़ाव भी कम हो गए हैं, जिस कारण सिरखा और गाला में भी सूना पड़ा है। मानसरोवर यात्रा के दौरान इन दोनों पड़ाव में खासी चहल पहल रहा करती थी, जिससे कईयों को सीजनल रोजगार मिलता था, लेकिन अब वक्त के साथ चीजें बदल गई हैं। बॉर्डर पर तैनात सेना, एसएसबी और आईटीबीपी के जवानों के लिए सामान पहुंचाने वालों की जिंदगी काफ़ी कठिन है। इस तरीके के जो पत्थरों के भीतर ये लोग रात भर यहाँ पर गुजार बसर करते हैं, तब जाकर ये उस सामान की रक्षा कर पाते हैं जिसे बॉर्डर पे पहुँचाना है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, नजंग, पिथौरागढ़। बागेश्वर प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ बैठक की और 2019-20 के लिए शासन से प्रस्तावित विभागीय बजट पर चर्चा की। रेखा आर्या ने कहा कि जिन विभागों ने पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि का 60% खर्च कर लिया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा बजट आवंटित किया जाएगा। नए बजट से पहले पुराने लंबित कामों को पूरा किया जाएगा और फिर नए काम स्वीकृत होंगे। इसके लिए जिला पंचायत अध्यक्ष समेत जिले के विधायकों से राय ली गई। बजट हमसे बढ़ा कर दिया गया था और 36.8 लाख के करीब जो है अगली बार की जिला योजना बागेश्वर जनपद को दी गई है। और इस जिला योजना के माध्यम से हमारे चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या सिंचाई विभाग है, वो सभी पर सभी जनप्रतिनिधियों का बड़ा जोर था। उनके प्रस्ताव को जुर्मिल करते हुए जो है धनराशि जो है वो अमुक्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुझे लगता है कि इस जिला योजना के बाद से जो कि समय पर हुई भी है और शांतिपूर्ण ढंग से हुई भी है, बहुत जल्दी जो है इसका पैसा भी जो है अमुक्त कर जो है विकास कार्य जो है। सरकार भले ही युवाओं को स्किल ट्रेनिंग से ख्वाब दिखा रही हो, लेकिन उत्तराखंड में हकीकत यह है कि यहाँ ट्रेन करने के लिए सरकार को युवा ही नहीं मिल रहे हैं। कम से कम स्किल डेवलपमेंट के लिए बने सरकारी आईटीआई की हालत तो ऐसी ही है। राज्य में स्किल डेवलपमेंट से जुड़े 176 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई को ट्रेनिंग के लिए छात्र नहीं मिल रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि छात्र न होने के चलते सरकार ने 62 आईटीआई बंद करने का निर्णय लिया है। 114 आईटीआई की 12,000 सीटों से महज 6,500 युवाओं ने ही एडमिशन लिया है, यानी कि जितनी सीटें हैं उसके आधे युवा ही एडमिशन ले रहे हैं। 2-3 सालों से उनमें कोई एडमिशन नहीं हुआ था, कोई पढ़ाई वगैरह जो है नहीं हो पा रही थी, और जो वहाँ पे स्टाफ है वो भी खाली बैठा था, तो उनको इधर उधर शिफ्ट करना या दूसरी जगह जहाँ स्टूडेंट है वहाँ शिफ्ट करना भी आवश्यक था, क्योंकि जहाँ स्टूडेंट है वहाँ पे टीचर्स नहीं थे। जो जनसंख्या कम हो रही है आईटीआई में, उससे हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे सबको, तो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ सकती है। 2013 में आई प्रलयंकारी आपदा के बाद सभी को लगा था कि शायद अब चारधाम की यात्रा पूरी तरह पटरी पर लौट आएगी, लेकिन इस बार चारधाम यात्रा ने वाकई में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। न सिर्फ बद्रीनाथ बल्कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। केवल बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां अब तक 7,05,000 से ज्यादा भक्त पहुंच चुके हैं। हेमकुंड साहिब में भी 1,20,000 से ज्यादा भक्त पहुंच चुके हैं। वहीं केदारनाथ में भी पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। तो साल 2018 में 7,32,241 तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंचे थे, जबकि इस बार की बात करें 19 की बात करें तो अब तक, जबकि अभी यात्रा सीजन बाकी है, अब तक 7,06,383 तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और करीब 15,000 तीर्थयात्री हर रोज बाबा केदार के द्वारे पहुंच रहे हैं और अगले 2 से 3 दिन में केदारनाथ का ही ऑल टाइम रिकॉर्ड टूटने जा रहा है।
और अब बात करेंगे औली में हो रही करोड़ों की शादी की। तो वेडिंग डेस्टिनेशन के दरवाजे ये शादी खोल सकती थी, लेकिन ठोस नियम और पॉलिसी की कमी के चलते मामला अदालत तक खिंच गया। ऐसे में शादियों को बढ़ावा देने के लिए सही नियम की दरकार है, ताकि राज्य का जो पर्यावरण है वो भी बचा रहे और बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आना है वो भी यहां आए। प्रदेश में डेस्टिनेशन मैरिज को बढ़ावा देने की बात तो हो रही है, लेकिन इसको लेकर कोई नीति या नियमावली तैयार नहीं है। दरअसल इस तरह के आयोजन के लिए कई तरह की परमिशन अलग अलग स्तर पर लेनी पड़ती है, जबकि इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम जरूरी है। औली में हो रही गुप्ता बंधुओं के परिवार की शादी में ही जिला प्रशासन से लेकर वन विभाग और पर्यटन विभाग की एनओसी लेनी थी, जिसमें इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिक्कतें पेश आई। वहीं अभी प्रदेश के उन स्थानों को भी चिन्हित नहीं किया गया है जहां पर शादी करवाई जा सकती है। औली में हो रही डेस्टिनेशन मैरिज की जगह को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आइडिया को बुरा नहीं मानता, मगर ये आइडिया के लिए स्थान औली उपयुक्त नहीं था। यदि वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में हम टिहरी को डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास नैनीताल के अंदर 7 ताल का एरिया है, हम उन एरियाज को डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास मुनस्यारी में इस तरीके के एरियाज हैं जिनको हम वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों का साफ तौर पर कहना है कि किसी एक कंपनी को शादी की इजाजत देना दूसरों के साथ न्याय नहीं होगा। अगर इसको लेकर नियम और पॉलिसी बना दी जाए तो इस बिजनेस से जुड़े स्टेक होल्डर इसमें दिलचस्पी दिखाएंगे। इसके लिए श्योरली इसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए, जिससे इसका लाभ हमारे जो स्थानीय इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो उठा सकें। इसका लाभ हमारे लोकल उत्तराखंड के लोग उठा सकें। जो डेस्टिनेशंस हैं उसमें भी इसका कुछ परसेंटेज वहाँ के लोकल लोग भी इसका लाभ उठा सकें। भारतीय टीम के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की शादी के बाद से प्रदेश में डेस्टिनेशन मैरिज को लेकर चर्चाएं तेज हुई। उसके बाद औली में हो रही शाही शादी ने एक बार फिर उत्तराखंड की तरफ लोगों का ध्यान खींचा है, लेकिन सही पॉलिसी और नियमों के न होने से आयोजन में कई दिक्कतें पेश आई हैं। रॉबिन सिंह, न्यूज़ 18। करीब 25,000 मतदाता और 13 वार्ड वाली श्रीनगर पालिका सीट पर परिसीमन के बाद हो रही चुनाव में अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस में हुई बगावत और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दोनों पार्टियों का गेम बिगाड़ सकती है। पार्टी में रसूख के चलते महिला आरक्षित अध्यक्ष पद पर अपनी पत्नी को टिकट दिलवाने में पुरुष पदाधिकारी कामयाब रहे, लेकिन अपनों के खिलाफ जो यहां पर एक नाराजगी थी, अपनों की जो नाराजगी थी उससे वो फिलहाल अभी नहीं निकल पाए हैं। बीजेपी नेता और 3 बार पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे मोहनलाल जैन ने पार्टी से बगावत कर अपनी पत्नी का नामांकन कराने के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व व्यापार संघ के अध्यक्ष हिमांशु अग्रवाल भी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। इसमें ऐसा लग रहा है कि हमें इस्तेमाल किया गया, यूज एंड थ्रो। मैं इस पार्टी में दरी बिछाने नहीं आया था, तो हमने तो यही कहा था कि जो कार्यकर्ता है उसको टिकट दिया जाए। अगर प्रदीप भाई की वाइफ को टिकट मिलता है तो मेरी वाइफ को क्यों नहीं मिला टिकट? कुमाऊं के उत्तरी वृत्त में आग ने पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछली बार कुमाऊं के उत्तरी वृत्त अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में आग की 525 घटनाएं हुई थी, जिसने 1155 हेक्टेयर वन संपदा को खाक कर दिया था। वहीं इस बार की बात करें तो कुल 715 घटना हुई है, जिसमें 1409 हेक्टेयर वन क्षेत्र को तबाह कर दिया है। वहीं आग लगने की घटनाओं में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट कोसी नदी के रिचार्ज जोन में रोपे गए सारे पौधे पेड़ जलकर स्वाहा हो गए हैं। चलिए, इन तमाम खबरों के बाद एक अच्छी खबर कॉर्बेट नेशनल पार्क के पर्यटकों के लिए। कॉर्बेट प्रशासन आम डंडा से पनोत की ओर एक नया टूरिज्म जोन विकसित करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें सुबह और शाम 40-40 जिप्सियों की एंट्री की जा सकेगी। इससे स्थानीय स्तर पर काफी रोजगार पैदा होगा। ऐसा पहला जोन होगा जिसमें हर रोज 80 जिप्सियां एंट्री करेंगी। साथ ही रामगंगा नदी के कालागढ़ डैम में बोटिंग कराने का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है, जिससे पर्यटन से जुड़ी अलग अलग गतिविधियां यहां पर शुरू हों और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटक यहां पहुंचे। तो अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद हमारा खास कार्यक्रम महाबहस।